हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई 2027 की। 2026 का जो एग्जाम है वो हो चुका है बच्चों, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। आपके यहाँ पर जितनी भी काउंसलिंग है आईआईटीज की वो भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड आप जिन लोगों ने भाई आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर किया है उन लोगों ने काउंसलिंग को फिलअप करना भी शुरू कर दिया होगा। कौन सी आईआईटीज में आपको जाना है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, है ना। कौन सी आईआईटीज में आपको जाना है, कहां पर आप अपने आप को प्लेस करना चाहते हैं, वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो लोग जैम 2027 को टारगेट करना चाह रहे हैं बच्चों, ये सेशन उन सब लोगों के लिए है। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट जेएम 2027 की जो तैयारी है वो आप कैसे करेंगे। आपने अभी तक जितना भी ऑब्वियसली बच्चों जो जिन्होंने 2026 का एग्जाम दिया है वो थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर हुए होंगे कि भाई हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर हमको अच्छी आईआईटी नहीं मिल रही है। या फिर जो लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे यार कि एक ही बार में अच्छी आईआईटी मुझे कैसे मिल जाए और कहां पर मैं अच्छे से जा सकूं, जहां पर मुझे आगे पीएचडी मिल जाए या फिर मुझे वहां पर जाकर प्लेसमेंट मिल जाए। मतलब ऐसे आप चीजें सोच रहे होंगे। तो भाई, क्रैक अगर आप करना चाहते हो आईआईटी जेईई 2027 को, 10 महीनों में क्या प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो बात करेंगे भाई सबसे पहले ऑफिशियल स्ट्रेटेजी फॉर क्रैक आईआईटी जेईई 2027। देखिए, इसके अंदर 10 महीनों में आपको कैसे जेम को क्रैक करना है, किस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, उसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। स्मार्ट प्रिपरेशन का क्या आपका प्लान रहने वाला है इन 10 महीनों के अंदर, उसके अपन डिस्कशन यहां पर करने जा रहे हैं। तो वे स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन आज ही से बच्चों बिगिन होता है। आज आपके पास में, आपको पता है भाई, अप्रैल 2026 का महीना चल रहा है। ठीक है। फरवरी 2027 के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। लगभग आप काउंट करके चलिएगा तो 10 महीने आपके पास में रहने वाले हैं। इन 10 महीनों में अगर आपको जैम का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ में चलना होगा। आप रैंडमली किसी भी बुक को उठाकर पढ़ना मत शुरू कर दीजिए। पहले आप एग्जाम को देखिए, एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले क्रैक करनी है, जिसके थ्रू आप आगे एमएससी में एंट्रेंस ले सकते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेटेजी के साथ में एंट्री करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी भी आपको यहां पर बेस्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अपन एक 5 पेज रोड मैप को यहां पर लेकर आए हैं जिसको अपन ब्रेक करते हैं, और उस रोड मैप के थ्रू आप किस तरह से बच्चों जैम के एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, जैम के एग्जाम के थ्रू आप आईआईटीज को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में यहां पर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो 10 मंथ रोड मैप है इसमें आपको क्या क्या कवर करना है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पार्ट 1, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फेज 1 की। फेज 1 आपके पास में यहां पर क्या है, फाउंडेशनल बिल्डिंग है ना। सबसे पहला क्या होता है फेज बच्चों, जो आपके 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक, लगभग 3 महीनों में आपको सिर्फ इतना ही कवर करना है कि भाई आपका सिलेबस क्या है। ठीक है। आपके यहां पर सिलेबस क्या है, आपकी सिलेबस का वेटेज क्या है, कौन कौन सा जो यूनिट है वो ज्यादा वेटेज का है, कौन कौन सा यूनिट आपके कम वेटेज का है, उसको अच्छे से समझना। ठीक है। और जो आपके पास में हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा नंबर बन सकते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना। जो लो यील्ड टॉपिक है जिनसे कम नंबर बनते हैं उनको एक बार थोड़ा साइड में करना। दूसरा आपके पास में आएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इन 3 महीनों में कोशिश कीजिए जितना हो सकता है पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस को देखने में और लगभग सिलेबस का एनालिसिस करने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, उसको एक बार पूरा टाइम दीजिए। हाई कॉन्सेप्ट को देखिए, हाई वेटेज कॉन्सेप्ट को देखिए। उसके बाद में उन हाई वेटेज कॉन्सेप्ट की बच्चों क्लैरिटी लाइए। बहुत सारी बुक्स है बच्चों मार्केट में, एच सी वर्मा है, क्लेपनर एंड कॉलिमको है ना। ऐसी बहुत सारी बुक है जेम के लिए जो यहाँ पर आपको अच्छी लेवल की क्लैरिटी देती है। भले ईएमटी हो, भले क्लासिकल फिजिक्स हो, हर तरह का जो टॉपिक है बच्चों वो इन बुक से आप कर सकते हो। ठीक है। मेनली अगर आप क्लासिकल पढ़ना चाहते हो तो क्लैपनर पढ़ सकते हो। तीसरा, आपको पढ़ते टाइम नोट्स बनाने। नोट्स कैसे बनाओगे, अपने जो नोट्स हैं वो डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी नोट्स है स्ट्रेटेजी के भी नोट्स बनाइए ताकि आप बार बार स्ट्रेटेजी भूलो ना कि मुझे इस स्ट्रेटेजी के साथ में एग्जाम में उतरना है। बस उसको याद रखिए, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना एग्जाम के अंदर। ठीक है। अपने माइंड को शुरू से ही बच्चों क्लियर रखिए ताकि दूसरे जो डिस्ट्रक्शंस है वो बिल्कुल भी आपके दिमाग में ना रहे।
नर्वसनेस तब आती है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करके जाते हैं फिर भी नर्वसनेस आती है, बिकॉज फाइनली आपको जब एग्जाम देखने आप सामने आते हो एग्जाम के, उस टाइम पर आपको ये नहीं पता होता कि चलो आपको आता तो है बहुत कुछ, लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है एग्जाम को। नर्वसनेस आपके हैंडलिंग जो प्रेशर करने की सिचुएशन है उसको बहुत ज्यादा वीक कर देती है। उसको अवॉइड कैसे करते हैं बच्चों? अपने आप को काम रखकर, और शुरू से ये पता होना चाहिए कि मुझे जाके ये करना है, ठीक है। अपने माइंड में क्लियर रहिए, बिल्कुल भी एक कह सकते हैं ना ऑन्स ऑफ डाउट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो अपने पहले डे से ही आप फॉर्मूला स्टार्ट कीजिए, फॉर्मूला नोटबुक और जो कॉन्सेप्ट नोटबुक है वो बना के रखिए, अपने नोटबुक को स्टार्ट कर दीजिए। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको ब्रैकेट में लिखते जाइए, उनको फाइनल रिवीजन में वापस से देखना होता है, हाई वेटेज जो फॉर्मूला है उनको वापस से आपको देखना होता है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों यहां पर फेज 2 की, जो है एडवांस एप्लीकेशन का फेज। एडवांस एप्लीकेशन का जो फेज है वो अगले 3 महीने और चलेगा, मतलब अब ये लगभग महीने 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आपके पास में चलने वाला है। इसमें कोशिश करनी है कि आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हो, है ना। अब लगभग एक बार आपने 3 महीने में सिलेबस को एक बार देख लिया है, पढ़ लिया है, एक बार नजरों से निकाल लिया है। अब क्या करना है आपको? प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, हर एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका क्या है, बस लगभग 10 से 15 दिन उसी चीज पर आपको बिताने हैं। प्रॉब्लम को देखकर स्टार्ट कहां से करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसे मैं देख रहा हूं, और इसे देखकर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कहां होना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उस पढ़ाई में से आपका स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली में कहां पर है वो आपको वहां पर पता करना है, ठीक है। सो शिफ्ट फोकस फ्रॉम थ्योरी रीडिंग टू सॉल्विंग स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आपके एग्जाम में थ्योरी नहीं आती बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। दूसरा, यूनिट टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना, मैथमेटिकल मैथड्स ऑफ फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, इन सब के यूनिट टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूरे वीक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सॉल्व कीजिए और संडे को उसका यूनिट टेस्ट दे दीजिए। जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल है तो 6 दिन मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, 7वें दिन मैंने एक यूनिट टेस्ट उसका दे दिया। यूनिट टेस्ट से आपकी क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है बच्चों, वो वहां पर समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद में डाउट रेजोल्यूशन। अब जैसे ही आप यूनिट टेस्ट देते हैं और पूरे वीक आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उसके बाद में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हो ही नहीं पाते। उन क्वेश्चंस को लेकर बैठिए, एक दिन उसको पूरा दीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं उन क्वेश्चंस को सोमवार को लेकर बैठिए, ठीक है। सोमवार को, हर मंडे को उन क्वेश्चंस को लेकर देखिए क्या गलती आप कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, वो एक बार आप चेक कीजिए। वो चेक करेंगे तो आपको फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, जो डाउट था वो क्लियर हुआ, और कहां डाउट था वो भी क्लियर हुआ, तो आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना वो एकदम क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ये करना जरूरी होता है कि आप अपने आप को डाउट के साथ में क्लियर रखें, ठीक है। हर वीक जैसे ही आप इस फेज के अंदर, हर वीक जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, उसके बाद में आप यूनिट टेस्ट देते हैं, उसके बाद में एक दिन एक्स्ट्रा रखिए ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, डाउट्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। ओके, फिर आपके पास में पार्ट 2 के अंदर 3 फेज होते हैं बच्चों आपके पास में। पहला है फेज 3, रिवीजन। तो लगभग 6 महीने अपने आप को दीजिए सिलेबस प्लस प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद में रिवीजन पे आइए, लगभग 2 महीने, अगले जो नेक्स्ट 2 मंथ है, 6 से लेकर अब आपके पास में 8 मंथ तक, उसमें आप 2 महीने जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर दीजिए। अब ये जो रिवीजन का पूरा फेज आपके पास में रहने वाला है, ये रिवीजन का फेज एक कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर जितना भी आपने पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज कीजिए, जो पहले फेज में आपने कवर किया है ना। पीवाईक्यूज को पूरी तरह से डिटेल में जो क्लियर कीजिए, जैसे अपन कैसे करते हैं एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में करते हैं, उसी तरह से आपको पीवाईक्यूज को पूरी तरह से सॉल्व करना है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। फेज 4 के अंदर जैसे जिसमें अपन बच्चों फाइनल पुश करते हैं। अब ये जो फाइनल पुश है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिवीजन है ना बच्चों, इसमें कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, 2 महीनों के अंदर 2 बार, और साथ साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करने, जिस दिन जो पढ़ा उसका पीवाईक्यू आप उसी दिन सॉल्व कर लीजिए। लेकिन फेज 4 जो कि एक्चुअली में फाइनल फेज पुश है, जो लगभग आपके पास में 9th से 10th मंथ के लिए रहेगा आपके पास में, इसमें प्राइमरी फोकस मॉक टेस्ट पे होना चाहिए।
अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए, देखो कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हो, कितनी स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो, उन पे आपका प्राइमरी फोकस यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि जेम के एग्जाम में बच्चों एनईटी टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं, एमएसक्यू रहते हैं, एमसीक्यू भी रहते हैं, तो सभी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। किसमें कितनी एक्यूरेसी है, किसमें कितनी दिक्कत है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को हल्का सा चेंज कर सकते हैं कि मुझे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए और मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। ठीक है। तीसरा, फिर आपके पास में बच्चों एग्जीक्यूशन। फेज 5 आपके पास में है बच्चों एग्जीक्यूशन, जो है फरवरी 2027। फरवरी 2027 का जो महीना है उसके अंदर आपका जैम का एग्जाम होने वाला है। अब जो 10 महीने आपने प्रिपरेशन की, लास्ट वीक कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू टॉपिक आपको कवर नहीं करना, जो पहले पढ़ा था उसी पर अपना पूरा फोकस लगा के रखिएगा। और जितनी भी आपने प्रिपरेशन अपने आप से की थी, अपने साथ मिलकर की थी, वो उस पर भरोसा रखिए। कॉन्फिडेंस इज द की। और डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, डाउट सारे के सारे आप क्लियर करके जाइए। माइंड को पूरी तरह से बच्चों आप कह सकते हैं न्यूट्रलिटी के अंदर रखिए, बिल्कुल भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड के साथ में नहीं जाना है। जितना न्यूट्रल आप हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, उतना न्यूट्रल होकर बैठिए। ठीक है। सो ये आपके पास में एक 5 फेज पूरी प्रिपरेशन का जो रहता है बच्चों, इसमें ना सिर्फ आप एजुकेशन देख रहे हैं, इसमें अपने आप को माइंड माइंड से हेल्थी कैसे बनाए रखना है, अपने आप को माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, और दिमागी तौर पर कैसे अपने आप को तैयार करना है, वो भी एक प्रिपरेशन का हिस्सा है। सिर्फ आप स्टडी करके प्रिपरेशन का कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को माइंड से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन यू विल बी रेडी। फिर अपन बात करते हैं बच्चों द कोर डिफरेंशिएटर। जो लोग सेलेक्ट होते हैं और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, प्रिपरेशन दोनों ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्या है कोर डिफरेंशिएटर, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। पहली बात तो बच्चों, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी नहीं है, आपको पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करने हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बच्चों आप कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सिर्फ थ्योरी एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं करती है। दूसरा, आपके पास में एनईटी टाइप, एमएसक्यू, एमसीक्यू सभी की प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ एमसीक्यू में नहीं रहना है, एमएसक्यू भी करना है, एनईटी टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए, हाई वेटेज टॉपिक्स को अलग कीजिए, उनको अलग से पढ़िए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। दूसरा, एक्यूरेसी को आप बार बार देखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो कितनी एक्यूरेसी होती है उसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए और उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम हाईएस्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। जो आता है, जितना आता है उतना सफिशिएंट मान के चलिए, लेकिन जो आता है वो सबसे बेहतरीन आना चाहिए। अगर कोई कुछ सवाल करे उससे, तो आपका जवाब एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं स्मार्ट प्लान टारगेट मैट्रिक्स की। देखिए, स्मार्ट प्लान के अंदर आपको कोशिश करनी है कम से कम लास्ट के 10 सालों के जैम के पीवाईक्यूज क्लियर करने, कम से कम। ठीक है, कम से कम आपको 3 बार रिवीजन तो करना ही है, 3 बार। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि पहले 2 रिवीजन जो है वो आप थर्ड फेज के अंदर क्लियर कर दें, और जो एक रिवीजन है कोशिश कीजिएगा कि वो कैसे न कैसे फोर्थ फेज के अंदर कवर करें। फिफ्थ फेज के अंदर आपको सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है फरवरी 2027 के अंदर। उसमें कोई भी नया टॉपिक आपको कवर नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना, मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। ठीक है, और फिर कोशिश कीजिए बच्चों कम से कम 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट कम से कम आप देखे जाइए। इतने तो मिनिमम है बच्चों, इतने मिनिमम आप देखे जाइए। और अगर आप ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आई एम गारंटिंग यू no one can stop you from getting selected into IITs। एंड आपका जो फ्यूचर है बच्चों, उसको ब्राइट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो अपन इसी बात पे रहेंगे कि 10 मंथ इज मोर देन इनफ। आप जितनी प्रिपरेशन चाहते हैं उसमें 10 महीने बहुत हैं। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा, आप हो सकता है टाइम को आपको मैनेज करना पड़े। आप बीएससी भी कर रहे होंगे, साथ में इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। डेफिनेटली बीएससी के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी दिन, हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक मोटिवेशन मिला तो पढ़ लिया, नहीं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी रखिए बच्चों, वो आपका अल्टीमेट रूल होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। देन आपकी जो डेस्टिनेशन है बच्चों आईआईटीज, वो आप सभी का वेट कर रही हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा यहाँ पर, अगर आपको एमएससी में सिलेक्शन लेना है, जैम के थ्रू एमएससी में सिलेक्शन लेना है, या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्सेज में सिलेक्शन लेना है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर
अगले 10 महीने पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। अपने साथ में ईमानदारी रखिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, चलो मैं पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पता है कई बच्चे मन में एकदम मेंटली बना लेते हैं, चलो 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ते नहीं है सच में। अगर वो सच में पढ़ लेते हैं, डेफिनिटली कोई उनको रोक नहीं सकता है और उनका जो फ्यूचर है आफ्टर एमएससी बच्चों, वो डेफिनिटली यहाँ पे ब्राइट होने वाला है, ठीक है? अगर भाई आप इस पूरे के पूरे प्लेन में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे आईएफएस का जो एक इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं, डेफिनिटली हम आपको इनवाइट करते हैं चैंपियन 2.6 बैच के अंदर, जो 13 ऑफ अप्रैल नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ये टारगेट कर रहा है सीयूटी पीजी प्लस आईआईटी जेईई 2027 को। साथ ही में मैं बता दूं कि हमारे ऐप पर, जो आईएफएस का ऐप है, उस पर ढेर सारी चीजें आपको फ्री में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ, जेम और सीयूटी पीजी दोनों का ही क्या पेपर एनालिसिस है पिछले सालों का, क्या एग्जाम का सिलेबस है, ये आपको ifsonline.com या फिर हमारे आईएफएस के ऐप पर थ्रू आपको मिल जाएगा। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है बच्चों। जेम 2026 के अंदर 1100 प्लस सिलेक्शन हुए हैं अक्रॉस ऑल द साइंस स्ट्रीम्स, है ना? और 2025 के अंदर 1000 प्लस सिलेक्शंस हैं अक्रॉस ऑल द साइंस स्ट्रीम्स। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए लगे रहिए पूरी मेहनत के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में।